हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के ईस्टर एग, रेफरेंसेस, कॉल बैक्स एंड डिटेल्स के बारे में। मैं यूजुअली मार्वल की डिफरेंट मूवीज से उठाकर ये बताता था, बट शायद तक पहली बार एक पर्टिकुलर मूवी को उठाकर बना रहा हूँ, उसको भी पार्ट वाइज एज एक वीडियो में सब बताऊंगा, तो गॉड नोज वीडियो कितना बड़ा हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो में मैं मूवी के फर्स्ट 25 मिनट्स का ही ब्रेकडाउन करूंगा। एंड क्योंकि मुझे मालूम है कि आप में से कई सारे लोग स्पाइडरमैन के बहुत बड़े वाले फैंस हैं, तो अगर आप मेरी इस ब्रेकडाउन से कोई फैक्ट या डिटेल मिसिंग पाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में #B2Missed के साथ उस चीज को पॉइंट आउट कर दीजिएगा, जिसको मैं अपने आने वाले वीडियो में शाउट आउट के साथ बाकियों के साथ शेयर करूंगा। मैं टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा, अगर आप में से किसी को कोई पार्ट स्किप करना हो तो कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए डायरेक्ट लिस्ट पे आते हैं। नंबर 1, स्पाइडरमैन नो वे होम को डायरेक्ट करते ही जॉन वॉट्स पहले ऐसे डायरेक्टर बन गए जिन्होंने एमसीयू के अंदर किसी ट्रायलॉजी को डायरेक्ट किया हो। नंबर 2, अब ये बात तो हम सबको पता है कि फार फ्रॉम होम जहाँ से खत्म होती है वहीं से नो वे होम शुरू होती है, बट अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों में कलर ग्रेडिंग का काफी अंतर आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि दोनों ही शॉट को फिर से शूट किया गया है, जिसके वजह से आपको कई सारे चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। जिसमें से एक तो ये है कि एमजे के गले में जो टूटा हुआ ब्लैक डालिया का नेकलेस था वो फार फ्रॉम होम में नहीं था, बट नो वे होम में हमें दिखता है। नंबर 3, पीटर जब जे जोना जेमसन को यहाँ देख रहा होता है तो आप यहाँ पेन लिखा हुआ देख सकते हैं, जो कि आपको वेनम 2 के एंड क्रेडिट में भी लिखा हुआ दिख जाएगा। हालांकि हो सकता है कि दोनों ही सीन अलग अलग टाइम पे टेक प्लेस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर स्पाइडरमैन को उसके मास्क के बिना दिखाया गया है, जबकि एमजे को बचाते वक्त वो मास्क पहना हुआ था। नंबर 4, यहाँ भीड़ में से एक जन ही इज जस्ट अ किड बोलता है, जो कि कॉल बैक था स्पाइडरमैन 2 के इस सीन का, जहाँ न्यूयॉर्क की जनता ने स्पाइडी को बिना मास्क देख लिया था और उनमें से एक आदमी ही इज जस्ट अ किड ही बोलता है। नंबर 5, यहाँ एक माइनर वे में कुछ लड़कियों का मजाक उड़ाया गया है, जो कि लड़की होने का फायदा उठाती है, जैसे कि स्पाइडी ने उसको टच भी नहीं किया था, बट ये औरत बोलती है कि स्पाइडर ने मुझे मारा। नंबर 6, जब पीटर एमजे को स्विंग करवा कर ले जा रहा होता है तभी हमें 3 बार रॉजर म्यूजिकल का एड देखने को मिलता है, जिसका शो हमें हॉकाई सीरीज के अंदर देखने को मिला था। नंबर 7, अब बात करें इस ब्रिज की, जिसके बारे में जब मैंने अपने ब्रेकडाउन वीडियो में कहा था तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था कि कुछ भी बोल रहा है, बट अब तो ऑफिशियल ब्रेकडाउन वीडियो में ये मेंशन कर दिया गया है कि ये ब्रिज और ट्रैम को दिखाना एक टीज था कि आगे टोबी का स्पाइडी आने वाला है, एस टोबी के स्पाइडी ने स्पाइडरमैन 1 मूवी के अंदर इसी ब्रिज पर एमजे और ट्रैम में मौजूद लोगों को बचाया था। नंबर 8, वहीं इसके जस्ट बाद जब पीटर ने यहाँ पे मैनहोल कवर को यूज किया था तो ये फोरशैडो कर रहा था कि एंड्रयू का स्पाइडी हमें इस मूवी के अंदर एज स्पाइडरमैन दिखेगा, क्योंकि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के एंडिंग में हमें जब एंड्रयू का स्पाइडरमैन लास्ट टाइम दिखाया गया था तब वो राइनो को एक मैनहोल कवर से मारने जा रहा होता है। नंबर 9, यहाँ हम डेलमास ग्री लिखा हुआ देखते हैं, एंड जिसका ये शॉप है वो हमें होमकमिंग में दिखा था, जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका था। प्लस फार फ्रॉम होम के डिलीटेड सीन में इसका एक रोल था, जिसमें हमें ये पता चलता है कि डेलमार डेली का नाम अब डेली ग्रिल रख दिया गया है। लगता है उस नाम से उसका शॉप चला नहीं, इसीलिए उसने पुराना नाम लगा के 3 लगा दिया और फिर से इस शॉप को स्टार्ट कर दिया, या फिर ये एक सबटल रेफरेंस हो सकता है उसके 3rd अपीयरेंस का स्पाइडरमैन मूवी के अंदर। नंबर 10, स्पाइडरमैन इस सीन के अंदर गलत जगह हाथ लगा देता है तो वो उसके लिए अपोलोजाइज करता है आई एम सॉरी बोलकर, जो कि कोई उतनी बड़ी डिटेल तो नहीं है, बट मैंने सोचा कि ये मैनर्स का एक अच्छा एग्जांपल है तो आपको बता दूं। नंबर 11, इस सीन के अंदर पीटर वही वाला टी शर्ट पहना हुआ रहता है जो कि टोनी स्टार्क ने उसको पनिशमेंट देने के बाद दिया था। नंबर 12, यहाँ पर आप टॉम हॉलैंड के एक्चुअल बचपन का फोटो देखते हैं, जो कि कुछ सेकंड्स के लिए ही था। नंबर 13, पीटर इस खिड़की के शटर पर वेबिंग करना भूल जाता है एंड इसीलिए ये ऊपर जा रहा होता है, जिस पर कुछ लोग बोल सकते हैं कि शटर ऐसे ही काम करता है बीड़ू। तो भाई, इससे पहले जिस भी शटर को पीटर डाउन करता है उन सब में वो वेबिंग करता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि सब के सब खराब थे या फिर वो वैसे काम नहीं करता है। इवन जेंडेया भी जिस खिड़की से बाहर देख रही होती है उसके कर्टन को वो स्लाइड करती है, ना कि शटर को डाउन। नंबर 14, यहाँ पर आप बहुत सारे टिश्यू पेपर देख सकते हैं, विच इम्प्लाइज कि हैप्पी चाचा पहले सोफा में बैठ
बैठकर यहाँ पे काफी देर रोए थे एंड उसके बाद से किसी तरह आंट में उसको टाटा बाय बाय करके दरवाजा के पास तक ले गई थी कि तभी स्पाइडी आ गया। नंबर 15, इस फ्रेम के बारे में मैं ऑलरेडी अपने एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, जहां मैंने यहाँ पर एक आयरन मैन के आर्टिकल को पॉइंट आउट किया था, तो वहीं दूसरी और आयरन स्पाइडर के आर्टिकल को भी पॉइंट आउट किया था, जो कि फार फ्रॉम होम में टेक प्लेस कर रहे इवेंट से उठाकर यहाँ पे छापा गया था। तो यहाँ पे ज्यादा डीप ना जाते हुए इस वाले आर्टिकल को पॉइंट आउट करते हैं, जहाँ लिज वर्सेस एमजे दिखाया जा रहा है, जो कि फनी है एज पीटर का प्रेजेंट गर्लफ्रेंड वर्सेस पास्ट गर्लफ्रेंड देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। नंबर 16, यहाँ हम ट्रायो ऑफ टेरर छपा हुआ देख सकते हैं डेली न्यूज के ऊपर, जिसमें पहली बार हमें ये पता चलता है कि एमजे का टाइटल वॉटसन है, जो कि कॉमिक्स में मेरी जेन का टाइटल था। नंबर 17, अगर आप नेट के सेक्शन में देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है स्पाइडरमैन अकेला काम नहीं करता है एंड उसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पेज 4 से 6 में छपी है, जो कि एक फनी फोरशैडोइंग है एज आगे जब इंटीग्रेशन वाला सीन आता है तो नेड एक लौता ऐसा बंदा होता है जो डीओडीसी के झांसे में फंस जाता है और स्पाइडरमैन के द्वारा किए गए हर एक काम में उसका इन्वॉल्वमेंट है उसको कबूलता है। नंबर 18, यहाँ पर हम आयरन मैन जूनियर का एक आर्टिकल देखते हैं, जो कि इस फिल्म से पहले बहुत सारे फैंस टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को बुलाते हैं। नंबर 19, इस आर्टिकल में आप पीटर को टू फेस्ड कहा हुआ देख सकते हैं, जो कि ऐसे तो नॉर्मल टर्म है, बट अगर हम बियॉन्ड द बाउंड्री सोचे तो ये एक रेफरेंस हो सकता है डीसी के टू फेस्ड नाम के कैरेक्टर का। नंबर 20, इस सीन में जहां पीटर के ऊपर रंग फेंका गया उसमें हमें टॉम हॉलैंड का छोटा भाई एज ड्रग पेडलर के रूप में दिखता, जिसका इस मूवी के अंदर एक छोटा सा कैमियो था। नंबर 21, यहाँ आप रेमोस लिखा हुआ देख सकते हैं, जो कि हम्बर्टो रेमोस का रेफरेंस है, जो कि कॉमिक बुक पेंसिलर है और वो सबसे ज्यादा स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन, रनअवेज और द अमेजिंग स्पाइडरमैन के लिए जाने जाते हैं। नंबर 22, शायद तक मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो क्लिप हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि स्टार्क के ड्रोन्स को लेकर, उसी क्लिप को दोबारा से यहाँ टीवी पे प्ले करके दिखाया जा रहा है न्यूज के लेआउट के साथ। नंबर 23, डैमेज कंट्रोल के लीडिंग ऑफिसर का नाम पी क्लेरी रहता है, जो कि एल्बर्ट क्लेरी का रेफरेंस हो सकता है, जो कि कॉमिक्स में डीओडीसी का एजेंट रहता है। नंबर 24, नो वे होम में दिखे इतने सारे डीओडीसी एजेंट्स में से एक एजेंट जो कि हम यहाँ पे पीछे खड़ा देख सकते हैं, वो हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर भी देख चुका था इस सीन के अंदर। नंबर 25, इस सीन में नेड एंड एमजे की तस्वीर को देखकर मुझे होमकमिंग के उस सीन की याद आ गई जब पीटर होमकमिंग के लिए अंदर जाने वाला होता है, बट एमजे स्माइल करके उसको हाथ वेव करती है एंड फिर मिडिल फिंगर दिखा देती है। सो आई होप आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये पिक्चर कब देखा गया था और क्यों इसमें पीटर नहीं था, एज वो उस वक्त वल्चर से लड़ने गया था। नंबर 26, यहाँ पर एक्स विंग पायलट को देखते हैं, जो कि वही टॉय हो सकता है जिसको डिलीटेड सीन में उसने वापस ले लिया था शॉपकीपर से। मतलब कि एमजे के लिए जब वो ब्लैक डालिया खरीदने के लिए पैसे जुटा रहा था और उसमें पैसे कम पड़ रहे थे, तो उसने अपने सारे टॉयज बेच दिए थे, उसमें से उसने एक टॉय को वापस ले लिया था, जो कि ये हो सकता है। नंबर 27, यहाँ हम इंपीरियल टाइप बॉम्बर को देखते हैं, जिसको एम्पायर स्ट्राइक बैक में दिखाया गया था, जो कि पहली बार एमसीयू में रेफरेंस नहीं किया गया है। इससे पहले भी पीटर ने जब जायंट मैन को गिराने का प्लान बताया था रोडी और टोनी को, तो उस वक्त भी वो एम्पायर स्ट्राइक बैक का रेफरेंस देता है। नंबर 28, यहाँ पर टीवी पर आप हैप्पी का आयरन मैन 3 वाला लुक को देख सकते हैं। नंबर 29, डेयरडेविल के इस सीन के बारे में भी मैंने अपने एक पुराने वीडियो में बात किया हुआ है, तो उस चीज को मैं यहाँ पे साइड कर देता हूँ, लेकिन जो चीज उसमें मैंने नहीं बताया था उसको यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ, जो कि ये है कि यहाँ पर आप नो फीस लिखा हुआ देख सकते हैं, जो कि मे बी मैट मर्डोक के काइंड जेस्चर की ओर इशारा कर रहा हो, एज अगर आप लोगों ने डेयरडेविल का शो देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि मैट गरीबों के लिए केस फ्री में लड़ता है। नंबर 30, जब ये तीनों हैप्पी के घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं, तब आप नोटिस कीजिएगा कि आंट में थोड़ा सा हाँप रही थी, जबकि उन्होंने सिर्फ एक लेडीज बैग पकड़ा हुआ था। वहीं पीटर इतने सारे सामान को उठाने के बाद भी नहीं हाँप रहा था, जो कि उसके स्टेमिना को दर्शाता है। वहीं अगर आप हैप्पी को देखेंगे तो उसकी तो सांस फूल रही थी इतने से सामान उठाने में। नंबर 31, यहाँ पर आप हैप्पी के बॉक्सिंग ग्लव्स वगैरह को देख सकते हैं, जिसके साथ वो हमें लास्ट टाइम आयरन मैन 2 में दिखा था नताशा के साथ इस रिंग
के अंदर। नंबर 32, इस फ्रिज के ऊपर आप एक हैंडमेड ड्राइंग देखते हैं जो कि हो सकता है कि मॉर्गन ने हैप्पी को बना कर दिया हो। एंड ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मॉर्गन का एक छोटा सा रोल था इस मूवी के अंदर जिसको हटा दिया गया। नंबर 33, यहाँ पर आप डाउनटाउन एबी का एक पिक्चर देखते हैं जो कि मे बी डीवीडी होगा जिसका हैप्पी बहुत बड़ा फैन है, जो कि हमें आयरन मैन 3 में पता चला था। नंबर 34, आयरन मैन 3 का एक और सबटल रेफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जब आंट मे और पीटर हैप्पी के घर में घुसते हैं, जहाँ आप बहुत सारे आईडी कार्ड देखते हैं जो कि उस वक्त के थे जब हैप्पी को हेड ऑफ सिक्योरिटी बना दिया गया था आयरन मैन 3 मूवी के अंदर। नंबर 35, यहाँ हम डम ई को देखते हैं जो कि टोनी स्टार्क का बनाया गया पहला मशीन था जिसमें उसने एआई को पहली बार डाला था, जो कि टोनी स्टार्क के साथ रह रहकर इतना समझदार हो गया था कि जब टोनी स्टार्क को आर्क रिएक्टर की जरूरत पड़ रही थी यहाँ पर, तो टोनी के बिना कमांड दिए वो उसको खुद से दे देता है। शायद तक इसीलिए वो टोनी के इतने करीब था और यहाँ पर हम उसको फिर से देखते हैं। नंबर 36, लास्ट टाइम मैंने जो डिटेल वाली वीडियो बनाई थी उसमें से कुछ लोगों ने कहा था कि कैप्टन का प्रोटोटाइप शील्ड ढंग से दिख नहीं रहा है। इस बार मैं आपको एक क्लोजअप शॉट के साथ कैप्टन अमेरिका का प्रोटोटाइप शील्ड दिखा देता हूँ। साथ ही साथ मैंने उस वीडियो के अंदर ये कह दिया था कि ये हमें आयरन मैन 2 में दिखा था, जबकि ये फर्स्ट टाइम ये हमें आयरन मैन 1 में दिखा था इस सीन के अंदर। यहाँ पर मैं थैंक यू कहना चाहूंगा हर उस इंसान को जिसने मेरे उस मिस्टेक को पॉइंट आउट किया था और मुझे करेक्ट किया था। नंबर 37, जब लवबर्ड्स यहाँ पे गुटरगू करने में बिजी रहते हैं तो आप पीछे में पीटर के सैड ड्राइंग को देख सकते हैं जिसको एमजे ने होमकमिंग में बनाया था जब उसे डिटेंशन दिया गया था। प्लस उस टीचर की भी तस्वीर को आप यहाँ पे देखते हो। साइड में एक विच की भी ड्राइंग आप देख सकते हो जो कि शायद तक एमजे ने अपने पार्ट टाइम जॉब के दौरान बनाया होगा। ऐसे ही स्टिकर या कलाकृति हमें उसके शॉप में मौजूद दिखती है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। नंबर 38, एमजे के पास वही नेट के साथ वाली तस्वीर को हम फिर से देखते हैं जो कि हम लोगों ने पीटर के घर में भी देखा था। नंबर 39, यहाँ पर बेटी ब्रांड गो गेट हिम टाइगर बोलती है जो कि कॉमिक्स में एमजे बोला करती थी एंड स्पाइडरमैन 2 में भी मेरी जेन ने ये कहा था। नंबर 40, यहाँ पर जो बंदा चिल्लाकर एमजे का नाम ले रहा होता है और टी शर्ट में उसकी तस्वीर चिपकाया हुआ रहता है वो रियल लाइफ में जेंडाया का असिस्टेंट है। नंबर 41, इस सीन में एक जन डू अ फ्लिप बोलता है जो कि कॉल बैक था होमकमिंग का, जहां इस बंदे ने भी डू अ फ्लिप कहा था जिसको फिर से हमने शैंग-ची मूवी के अंदर यहाँ पर देखा था। नंबर 42, फ्लैश का यहाँ फ्लैश पॉइंट बुक शो करना एक छोटा सा मजाक हो सकता है डीसी या डीसी के बहुप्रसिद्ध कॉमिक इवेंट का जिसका नाम फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स है, जिसको मूवी में अडेप्ट किया जा रहा है बट उससे पहले इस मूवी के अंदर कर दिखाया। नंबर 43, वैसे तो बेटी ब्रांड यहाँ क्या बोलती है हमें भले ही शोर की वजह से सुनाई नहीं देता है, लेकिन जब पीटर अंदर जाता है तो उसके डायलॉग हमें क्लियरली यहाँ पे सुनाई देते हैं। नंबर 44, पीछे वाली वॉल में आप होवर्ड स्टार्क, डॉक्टर अर्स्काइन एंड हैंक पिंग की तस्वीर को तो देखते हैं जो कि एमसीयू के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं, बट साथ ही साथ रियल वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट माइंड के भी आर्टवर्क हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन हैंक पिंग के साइड में एक फीमेल कैरेक्टर का आर्टवर्क मुझे ब्लैक विडो की जैसा लग रहा था, जो कि हो सकता है कि स्कूल वालों का तरीका था नताशा को ट्रिब्यूट देने का उनके सैक्रिफाइस के वजह से, या फिर ये जैनेट वैन डाइन हो सकती है। अगर आपको ये नताशा के अलावा कोई और कैरेक्टर लग रही है या फिर रियल वर्ल्ड में किसी ग्रेटेस्ट माइंड या फिर ग्रेटेस्ट पर्सन से ये फेस रिजेंबल करती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए करेक्ट जरूर कीजिएगा। नंबर 45, यहाँ हम जे एम स्ट्रेजंकी लिखा हुआ देख सकते हैं जो कि रेफरेंस है जे माइकल स्ट्रेजंकी का, जिन्होंने मार्वल के लिए 2001 से 2007 तक द अमेजिंग स्पाइडरमैन, थॉर एंड फैंटास्टिक फोर की कहानी लिखी थी, जिसमें से स्पाइडरमैन वन मोर डे की भी कहानी आती है जिसको नो वे होम हल्का सा अडॉप्ट करती है या फिर कहे वहीं से थोड़ा सा प्लॉट पॉइंट लेती है। नंबर 46, यहाँ पर आप पी एलन लिखा हुआ देख सकते हैं जो कि पीटर एलन डेविड का रेफरेंस है, जिन्होंने द इनक्रेडिबल हल्क, स्पाइडरमैन 2099 के लिए बहुत सारे कॉमिक्स लिखे हुए हैं, प्लस बेन 10 एलियन फोर्स और यंग जस्टिस जैसे शो में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। नंबर 47, यहाँ के बुस्क लिखा हुआ देखते हैं जो कि कर्ट बुस्क का रेफरेंस है, जिन्होंने मार्वल के लिए कॉमिक लिखा हुआ है। नंबर
नंबर 48, पीछे वॉल में आप डिट्को का ग्राफिटी बना हुआ देख सकते हैं, जो कि स्टीव डिट्को को ट्रिब्यूट है, जिन्होंने स्टैनली के साथ मिलकर मार्वल के कई सारे कैरेक्टर्स को बनाया और स्पाइडरमैन के पीछे भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नंबर 49, यहाँ हम जी केन का ग्राफिटी देखते हैं, जो कि आर्टिस्ट गिल केन का रेफरेंस है, जिन्होंने द अमेजिंग स्पाइडरमैन के कई सारे कॉमिक्स में जान फूंक दी थी। नंबर 50, यहाँ पर जब पीटर लैंड करने वाला होता है तो पीछे में आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी को कैप्टन का शील्ड चढ़ाया जा रहा है उसका पोस्टर देखते हैं, जो कि फोरशैडो कर रहा था कि एंड फाइट कहाँ होने वाला है, जो कि आगे भी कई बार हमें दिखता है। नंबर 51, पीटर जब सैंक्टम सैंटोरम जाता है तो एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि पीटर इन दोनों को जो सवाल करता है उसका जवाब वोंग देता है, जबकि पीटर ने जब ये सवाल किया था तब वोंग वहाँ पे मौजूद नहीं था। इनफैक्ट जब पीटर अपना सवाल पूछता है उसके बाद ही हमें पोर्टल खुलने का साउंड इफेक्ट सुनाई देता है, जिससे वोंग आता है। सो मे बी कोई माइनर माइंड कंट्रोल टाइप का स्पेल यहाँ पे कास्ट किया गया हो, जिसके वजह से जो चीज वो सुनेंगे वो चीज वोंग भी सुन लेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये एक मिस्टेक थी। नंबर 52, आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज पहले पीटर को ना कहता है मदद के लिए, बट जैसे ही पीटर ये कहता है कि ये चीज मेरे बारे में नहीं है बल्कि मुझसे जुड़े लोगों के बारे में है, तो इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की मदद करने के लिए मान जाता है, क्योंकि पीटर के ये लाइंस उसको उस ज्ञान की याद दिलाता है जो कि एंशिएंट वन ने मरने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज को पास ऑन किया था। नंबर 53, इस सीन में जब वोंग टाटा बाय बाय करके वहां से जाने लगता है तब वो कहता है कि मुझे इन सब से बाहर रखना, तो मे बी यहाँ पर वो स्ट्रेंज को कमांड दे रहा था कि मुझे इस भूलने वाले स्पेल से बाहर रखना एंड मुझे ये याद रहने देना कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। वैसे ये एक पॉपुलर थ्योरी था, तो मैंने सोचा कि इसको आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। नंबर 54, वोंग जिस पोर्टल से आता है उसका बैकग्राउंड देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये लंदन वाला पवित्र स्थल रहता है, और उसके बाद से यहाँ से अपना सामान लेने के बाद से वो कमरताज जाता है, क्योंकि बैकग्राउंड देखकर तो ऐसा ही लगता है। नंबर 55, स्पेल करने वक्त यहाँ पर पीटर 5 बार टोकता है, जिसमें वो पहली बार आंट मे का नाम लेता है, फिर एमजे, फिर नेड, फिर हैप्पी, और एंड में वो चिल्लाता है जिसको पहले से मालूम है उन सबको ये याद रहे। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि तुमने स्पेल करने के बीच में मुझे 6 बार टोका, ऐसा इसलिए क्योंकि 5 बार उसने वर्बली नाम ले लेकर टोका, वहीं 6ठी बार उसने उस वक्त इंटरफेयर किया था जब वो स्पेल के बीच में आ जाता है। नंबर 56, जब स्पेल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो हमें कुछ सेकेंड के लिए स्पेसिफिकली ये फॉर्म दिखाया जाता है जो कि लिजार्ड से मैच खाता है, एंड गेस व्हाट, ये इकलौता ऐसा विलन रहता है जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज डील करता है, ना कि एमसीयू स्पाइडरमैन। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, जो कि ये है कि पहले मैंने सोचा था कि 40 to 50 मिनट्स का जो मूवी का पहला पार्ट है उसको उठाकर वहां से मैं डिटेल्स निकाल के आपको बताऊंगा, लेकिन पहले 25 मिनट के अंदर ही 50+ डिटेल्स निकलने के बाद से मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए, और जब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करें तब तक मैं आगे के पार्ट के ऊपर काम करूं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला हो, और अगर ऐसा है तो हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा, क्योंकि उससे ही हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह के बड़े बड़े वीडियोस के ऊपर काम करने की। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो इसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि यह लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।